कवियत्री को मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी। वो मेरी बहुत ही चहेती कवियत्री हैं और मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी भुवनेश्वरी पांडे जी को। इनका जन्म स्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है। टोरंटो की कई वरिष्ठ पत्र पत्रिकाओं में इनके लघुलेख, संस्मरण, कहानियां, कविताएं, हाइकू आदि प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों में विशेष है अग्नि, जो एक कहानी संग्रह है, डायल मी माधव, जो एक काव्य संग्रह है, और आओ बच्चों हम तुम गाएं, जो एक बाल गीत संग्रह है। आजकल ये बच्चों को हिंदी सिखाना और पढ़ाना क्या काम कर रही हैं और नारियों की दशा को लेके इनको विशेष सद्भावना है और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। इसके लिए इन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। आइए तो मंच पे मैं बुलाती हूँ भुवनेश्वरी पांडे जी को। नमस्कार प्रीति जी, धन्यवाद। और जितने भी आदरणीय आयोजक हैं, संयोजक हैं और जो तकनीकी विद्वान हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये काफी बहुत कठिन काम है और इसमें जुड़ने के लिए हमारा सौभाग्य है। और इस महायज्ञ में मैं अपनी कविताओं की घृत पूरित समिधाएं स्वरूप आहुति देना चाहती हूँ और मेरे मन रूपी झील में जो कमल रूप से भाव उत्पन्न हुए हैं, उन्हें मैं हिंदी प्रेमी भक्तों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो पहले मैं अपनी एक कविता पढ़ खास तौर से यहाँ कनाडा में जो ये प्रकृति एकदम से एक्सट्रीम चेंज ले लेती है, ऐसा हम लोगों ने भारतवर्ष में नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पर अब जैसे सितंबर लग गया है, अब एकदम से इतनी ठंड आ जाएगी, तो थोड़ा प्रकृति का एकदम सामना हुआ है। उस पर लिखा है, मेरा कविता का शीर्षक है खेल। फिर वही प्रकृति का खेल, फिर वही हार जीत और मेल, फिर वही लंबे दिन, फिर वही अति शीघ्र प्रभात, फिर वही हरी लाल कोपलें, फिर वही हवा से आंधों के से झरने, फिर वही धरती में सरगर्मी, फिर वही लता वृक्षों में स्पर्धा, फिर वही सुनहरे जोगिया बादल, फिर वही गहरा नीला गगन, फिर वही पक्षियों की गतिविधियां, फिर नन्हे पक्षियों का पोषण, फिर वही तितलियों का अचानक आना, और फिर वही फूलों से बातें, फिर भंवरों का कलियों पर मंडराना, फिर वही कलियों का चिटकना, और फिर खिले फूलों का बिखरना, फिर वही फूलों का फल में बदलना, फिर वही फलों के भार से डालियों का झुकना, और फिर वही फलों को चख कर उड़ जाना, फिर वही गिलहरी का फुदकना, और यहाँ नीली चिड़िया का खिड़की में झांकना। वाह। सुबह हरी घास पर ओस का टहलना, फिर वही सूरज का नया संदेश, फिर वही चांदनी रात में लेटे रहना, दोपहर को धूप पर लेटकर आकाश निहारना, फिर वही बच्चों के पास आकर कुछ पूछना, फिर वही कोमल गालों पर प्यारे चुंबन, फिर वही जीवन का शोरगुल, फिर वही मन का आनंदित होना, फिर वही कठिन हिमपात का भूल जाना, फिर वही नई योजनाएं बनाना, फिर वही प्रकृति का नया खेल। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रकृति के यहाँ पर जो दर्शन हुए हैं, वो तुरंत बदल जाता है और फिर आदमी अगले साल भूल भी जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो यहाँ हमने दूसरी कविता लिखी है, सुगबुगाहट। मन में आशा सुगबुगाती रही, न जल के रोशन बन सकी, न बुझ के खाको धुआं हुई, मन में आशा सुगबुगाती रही।
रिश्तों के टूटते धागों को मन की उंगलियां कब तक यूं ही उलझाए रखती रहीं, न हाथ खींच खींच कर छुड़ा पाई, न समेट कर कुछ बुन सकी, मन में आशाएं सुख बुगाती रहीं। मन में हर वक्त एक बेसब्री का आलम रहा, होगा, अब होगा, हो ही जाएगा, उनकी नादानियों को वो न होने दिया, मन में आशा सुख बुगाती रही। वाह। बेवजूद से रिश्तों की आहट, बेवजूद से रिश्तों की आहट दिल को कितना बेचैन करती रही। सुबह से शाम, शाम से सुबह गुजरती रही, न जल के रोशन बन सकी, न बुझ के खाको धुआं हुई, वाह वाह मन वाह। आशा सुगाती रही। फिर है, मन के आंगन में यादें बरसती रहीं, मन के आंगन में यादें बरसती रहीं, हर कभी हम कभी भीगते कभी नहाते रहे, कोई कहर ढा गई, कोई रस बरसा गई, किसी की याद ने सुगबुगाकर आंखों से अश्क का दरिया सा बहा दिया, मन में आशाएं सुगबुगाती रही। वाह। आओ आओ आ जाओ आने वालों, दिल नजरों के जरिए बिछा जाता है, ना गुमसुम होके रोता है, न खिल के गुलाब होता है, मन में आशा सुगबुगाती रही। रफ्ता रफ्ता वो उन जज्बातों का, ख्यालों का इजहार करने लगे, रफ्ता रफ्ता वो उन जज्बातों का, ख्यालों का इजहार करने लगे, जो कभी मैंने कहकर इल्जाम उठाया था, वो बोझ अब वो ही उठाने लगे, मन में आशा सुगबुगाती रही, न जल के रोशनी बन सकी, न बुझ के खाको धुआं हुई, मन में आशा सुगबुगाती रही। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। आशा बिना कुछ नहीं, आशा बिना जीवन में कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविता। और हर एक रिश्ते में ये होता है, जैसे रिलेशनशिप है, अपने फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदारी है, उसमें हमेशा आशा बनी रहती है कि शायद अब ये बेटर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हर आदमी दूसरे को बेटर करने की कोशिश में लगा रहता है। बिल्कुल। मैं कुछ हाइकू पढ़ देती हूँ। जी जी जरूर। आवारा हम कहाँ हैं, कहाँ आए, मन पूछता। ये जो इंडिया छोड़ के आए हैं या बहुत से देशों से भटकने के बाद यहाँ बेटर है ऐसा करके आए हैं, उसके लिए सब है। जी जी। फिर लिखा है, टूटी दीवारें, सिलवटी चादर, बेहाल तन। देखिए आपकी कितनी सविता जी हैं, उनसे पहले कितने लोग आपकी तारीफ में, प्रशंसा में, देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही है हमको आपकी सभी कविता। को धन्यवाद। फिर लिखा है, किताबें रोती, कलम आंसू लिखें, दिल कराहें। वाह, बहुत सुंदर। देखिए सुमन जी ने इसके ऊपर लिखा है, उनको बहुत खूबसूरत लगी आपकी हाइकु। एक लिखा है, वो छूट जाता है जो, पीछे का छूटा, समार दिन रैन, आगे का देख। वाह 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 वाह। फिर मैं कहती हूँ कि भूलता जाए, जो हम लोग कहते हैं ना मैं भूल गई हूँ, उसको बुरा समझते हैं, लेकिन मैं इसको सोच रही हूँ अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। हाँ, भूलता जाए तू सदा सुख पाए, प्रेम पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल गलती सही। कहे अपनी भूल गई, या जो भूलना बहुत बड़ा एक गुण है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लिखा है मैंने एक भगवान के लिए, गूंथ ले मन, भावों की मालिकाएं अर्पित कर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर जब दर्शन करने जाते हैं, दृष्टि से खींचा, न जाने किधर को लेकर चले। वाह वाह। दृष्टि से खींचा, न जाने किधर को लेकर चले। फिर लिखती हूं मैं, कोमल दिल धीरे से आइएगा, पलके मूंदूं। वाह वाह वाह, बहुत कोमल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रत्यक्ष आओ, विश्वास करो मेरा, पूरी तुम्हारी। वाह वाह, ये तो बहुत ही, वाह कि समर्पण के वो हो गई, परिकाष्ठा हो गई। ये तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भुवनेश्वरी जी। फिर मैंने एक लिखा है, बावली पवन। जी। ये मैं यहाँ संसार को एक्चुअली लिखना चाह रही हूँ, लेकिन वो उपवन की बीच में मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ, वो संसार को उपवन के रूप में देख रही हूँ, उसको थोड़ा सा लिखने के प्रयास किया है। जी। मैं इस उपवन की पवन बावली बन गई,
मैं इस उपवन की पवन बावली बन गई, पुष्प मेरे अतिथि और कलिकाएं सहेली बन गईं। वाह। बंधना बंधना तो नागवार था, बंधना तो नागवार था, पर इस बगिया में बंध गई। हर पल्लव से, हर डाली से, हर कोपल से, हर कली से मैं प्रातः से संध्या तक खेलती रह गई। वाह। जिस पुष्प ने जो दिया उसी को लेके बह गई, जिस पुष्प ने जो दिया उसी को लेके बह गई। कलियों के घूंघट खोलना तो एक पहेली बन गई। मैं इस उपवन की पवन बावली बन गई। वाह। यहाँ तक कि सिंचती भूमि की गंध समेटे रह गई। बंधना तो नागवार था, पर बगिया में रह गई। कोई देखे मेरा बावलापन, कोई देखे मेरी मस्त लहर, जिसके पास से गुजरती हूँ एक प्यार की पुकार, एक मदहोश नजर, एक उलाहना भरी, एक तीखा व्यंग। सब कुछ था इतना रंगीन, मैं उसी में रंग गई। वाह वाह वाह। तुम पूछोगे तुमने रंग कैसे देखे, तो तुम जानो उनके कोमल स्पर्श ही उनकी वाणी है। बहुत बढ़िया। उनके कोमल स्पर्श ही उनकी वाणी है, और मेरे अदृश्य द्रग ही मेरी सिद्धि, और मेरे अदृश्य द्रग ही मेरी सिद्धि। किंतु मैं कभी भी इधर उधर नहीं करती, जो जहां मिलता है हंसती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। न पिछला न अगला, केवल वर्तमान में जीती हूँ। बहुत पवन सुंदर। के झरोके पवन के झरोके कभी शीतल, पवन के झरोके कभी नरम, पवन के झरोके कभी तीव्र, पवन के झरोके कभी मध्यम। बावली पवन हूँ, कभी इधर हूँ कभी उधर हूँ। हर पुष्प की कहानी, हर पुष्प की जवानी, कलियों का मचलना, भौरों की रवानी, शाखों पर बैठना, पल्लवों से उलझना, यही बने कारण। इन्होंने बनाया मुझे पागल, मैं बनी पवन बावली, मैं बनी पवन बावली। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। तो संसार में वाह। जो फंस जाते हैं वो बस इसी तरह है कि चाहते नहीं है लेकिन फंसते चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत ही हर खूबसूरत। आदमी सोचता है कि ये ठीक नहीं, हम निकल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं निकल पाता और सब निकलने की कोशिश में ही लगे रह जाते हैं और ज्यादा धंसते जाते हैं इस चक्कर में। और कलियां वगैरह सब अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। अब हम लोग तो सब कुछ देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो संसार में फंसा रहता है आदमी, लेकिन निकलना बहुत जरूरी होता है। तो एक मैंने बिल्कुल। लिखा है, माटी का तिलक। कभी माटी का तिलक भाल पर करना चाहिए, कभी माटी का तिलक भाल पर करना चाहिए। उसके कुछ गुणों को आत्मसात करना चाहिए। बिना प्रज्वलित हुए सब भस्म करना चाहिए। नीचे रहकर दूसरे को खड़ा करना चाहिए। बिना स्वर किए मूल नाद सुनना चाहिए। वाह, बिना बहुत स्वर सुंदर। किए मूल मूल नाद नाच। सुनना चाहिए। बहुत खूबसूरत। कभी माटी का तिलक भाल पर करना चाहिए। जल अग्नि वायु आकाश को समेटना चाहिए। बड़ा छोटा अभेद कर अपनाना चाहिए। सच्चा झूठा सबको अपने रंग में रंगना चाहिए। माटी जैसा धैर्य धारण करना चाहिए। कभी माटी का तिलक भाल पर करना चाहिए। बहुत जहां खूबसूरत। काल जहां काल क्रम पहुंचा दे उसे अपनाना चाहिए। जो भूमि अन्न दे उसका मान रखना चाहिए। माटी का अतुलित सम्मान करना चाहिए। गुणवानों के साथ उनका अपना रंग बदलना चाहिए। माटी का तिलक भाल पर करना चाहिए। पूर्वजों की चिता भस्म जानकर देह पर लिपट जाने देना चाहिए। कई लोगों को मिट्टी से बहुत परहेज होता है, जी जी। लेकिन लेकिन जो मिट्टी के गुण समझ जाते हैं वो मिट्टी से प्यार करते हैं। उनको मिट्टी को छूने में, मिट्टी लग जाने में कोई परहेज नहीं होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी से निकलती हैं। तो मैं लिख रही हूँ कि पूर्वजों की चिता भस्म जानकर देह पर लिपट जाने देना चाहिए। उसी में आरंभ और अंत देख लेना चाहिए। निर्मोही हो सबको गले लगाना चाहिए। शांत हो आकाश की गतियां देखना चाहिए। कभी माटी का तिलक करना चाहिए। माँ अपने जैसी, अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, माँ अपने जैसी उद्भूति दो, क्षमा दो, धैर्य दो। आपके जैसा मौन चाहिए। आश्रितों का संबल सहारा चाहिए। जीवन सरिता का वेग सहकर मार्ग देना चाहिए।
जीवन सरिता का वेग सहकर मार्ग देना चाहिए, बहुत कभी अच्छा। मासूम का तिलक भाल पर करना चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बड़े भावपूर्ण धन्यवाद। कविता आपकी, बहुत बहुत सुंदर। देखिए सविता जी भी कह रही हैं धन्यवाद। कि माटी की महत्ता का सुंदर चित्रण किया है आपने बहुत। मुझे असल में बागवानी बहुत पसंद है, जी जी। और मेरा मेन मतलब मुख्य उद्देश्य ही मेरा ये होता है कि मैं जितने भी फूल लगाऊं उनमें सुगंध हो और वो मैं भगवान को अर्पित कर सकूं। मैं बिल्कुल। अपने बगीचे की शोभा के लिए इतना नहीं सोचती हूँ जितना मैं सोचती हूँ, तो मुझे कभी कभी 2-2 घंटे दिन में बगीचे में लग ही जाते हैं, पानी देते देखभाल करते, तो मुझे मिट्टी में हाथ डालना और रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखिए अधिकतर तभी नंगे ये पैर तभी चलती ये हूँ। सुंदर कविता आपके मन से निकली, हर कोई नहीं लिख पाएगा इसको। बहुत सुंदर कविता थी, बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगली कविता मैं पढ़ना चाहूंगी, मित्र तुम मौन रहो। यहाँ पे मौन रहने का बहुत गहरा अर्थ मैंने अपने जीवन में सीखा है कि जितना भी गुण होता है वो होता है, लेकिन ये मौन रहना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल कब कहाँ बिल्कुल। मौन रहना है ऐसा सोच के। चारों दिशाएं गुंजित हैं, चारों दिशाएं गुंजित हैं, उन्हें तुम सुनो, मित्र तुम मौन रहो। बहुत धरती बढ़िया। गगन रंगों से, जीवन से भरा है, मित्र तुम उसे देखो, आनंद भर लो, मित्र तुम मौन रहो। पुष्पों की, भूमि की, मानव की, वृक्षों की सुगंधी तुम श्वास में भर लो, मित्र तुम मौन रहो। संबंधों की मधुरता, क्रोध की अग्नि, अधिकार की आशा, महत्वाकांक्षाओं की सरिता, बैर के डंक, दगा की कालिमा, केवल देखो, मित्र तुम मौन रहो। वेद पुराण श्लोक मंत्र, ईश गुणगान सुनो, मित्र तुम मौन रहो। मान रहा हूँ। जन्म मृत्यु की अनादि सरिता, जन्म मृत्यु की अनादि सरिता, श्राप क्षमा की दोहरी माया समझो, किंतु मित्र तुम मौन रहो। मान रहा हूँ, बहुत सुंदर। इंद्रिय सुख ही सारा सुख है ऐसा मानकर मत चलो, यदि अपने 9 मित्रों में से एक को, केवल एक को नियंत्रित कर पाए तो सारा जग तेरा है, मित्र तुम मौन रहो, मित्र तुम मौन रहो। बहुत सुंदर सीख, बहुत सुंदर सीख, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद सुंदर कविता। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। नहीं, मेरे को तो एक ही कविता ऐसी लग रही है कि जैसे रस से भरी और अलग अलग जीवन के अंशों को छूती हुई, बहुत ही खूबसूरत कविताएं आपकी। धन्यवाद। अब मैं अगली कविता पढ़ रही हूँ, कहाँ हैं वो लोग। ये आजकल जो सब लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं कि वो वफादार नहीं है, वो देशभक्त नहीं है, और पहले ऐसा होता था, ये सब जो है इसके बारे में थोड़ा सा मन में विचार आया तो ये लिखा है, कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं वो लोग जो राणा प्रताप के साथ उनका साथ देने के लिए, ना कि पद के लिए, ना ही धन के लिए, ना ही किसी और लोभ के लिए, महलों गढ़ों को छोड़कर, रनिवासों के अनेक सुखों को छोड़कर जंगल जंगल भटकने के लिए राणा प्रताप के साथ चले आए। न पता था भविष्य का, न पता था निवास का, ना पता था आराम का, जंगल जंगल भटकने के लिए, घास की रोटियां खाता हुआ रजवाड़ा देखते रहने के लिए, अपने भीतर के विश्वास के लिए, राणा प्रताप की तेज तलवार के लिए, राणा की सौगात के लिए, जंगल जंगल भटकने के लिए चले आए किलों के बाहर, कहाँ हैं वो लोग। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अब तो जरा सा भान हुआ नहीं कि दल बदल लेते हैं, अपने अरमान बदल लेते हैं, घर मकान बदल लेते हैं, अब व्यक्ति से नहीं उसके द्वारा दिलाए पदों से और दिलाए कदों से, वफादारी है उम्मीदवारी है, उम्मीदवारी है उम्मीदवारों से, गिरगिट भी कुछ वक्त लेता है रंग रोगन बदलने के लिए, वाह। गिरगिट भी कुछ वक्त लेता है रंग रोगन बदलने के लिए, ये लोग कहाँ से आए हैं कहाँ जाएंगे, एक हुजूम है चापलूसों का, एक हुजूम है चापलूसों का, नए मालिक के आगे दुम हिलाते हैं पुरानों पे गुर्राते हैं, बिल्कुल नए सही। मालिक के आगे दुम हिलाते हैं पुरानों पे गुर्राते हैं, कोई राज उनका खुल न जाए, सूट और टाई पहन कर आते हैं, न जाने कब जान पाएंगे, रंग बदलना आसान है, रंग बदलना आसान है,
उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन गर्त में गिर जाएंगे, घास की रोटियां भी ना पाएंगे। कहाँ हैं वे लोग जो राणा प्रताप के साथ उनका साथ देने के लिए जंगल जंगल भटकने के लिए रजवाड़ों से बाहर निकल आए? कहाँ हैं वो लोग? बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और ये एक बड़ी सच सच बात को आपने इतने आराम से कह दिया कि पहले लोग आदर्शों के लिए लड़ा करते थे, आदर्शों जी के लिए जिया करते थे, जी। और अब अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने निजी फायदे के लिए जो है हर काम की और जाती है। कुछ ही बहुत दिनों में खूबसूरत। बदल जाते हैं, उनका बदलने का बिल्कुल कुछ टाइम ही नहीं है। बिल्कुल कभी यहाँ बिल्कुल। खड़े हैं, गिरगिट, कभी वहां खड़े हैं। हाँ। बिल्कुल आपने कहा ना गिरगिट भी वक्त लेती है, वो तो गिरगिट से भी तेज है। बहुत सुंदर उपमा किया आपने, हाँ बहुत जी। बढ़िया। अच्छा, एक कविता मैंने लिखी है यहाँ पर। क्या है कि जब जाड़ा ठंड आती है और एकदम से बर्फ गिरने लगती है, यानी जो मौसम विभाग है वो एकदम से कह देता है अब इतना टेम्परेचर गिर गया है और अब ये जो है बर्फ आने वाली है। तो बिल्कुल जी। लेकिन जो फूल खिले होते हैं वो तो एकदम से कुछ अंदर तो चले नहीं जाएंगे और उनके बिल्कुल ऊपर सही है। भौरे भौरे आते ही रहते हैं। तो जी एक जी दफे बगीचे में मैंने देखा कि कुछ बहुत सुंदर फूल खिले थे और उनके पास में भौरे आए हुए थे और शाम का समय हो गया था और जी मौसम विभाग ने कह दिया था कि अब बर्फ गिरने ही वाली है। जी। तो मेरे मन में एक भाव आई तो मैंने उसको एक प्रेमी के रूप में लिखा है, मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। आती शीत काल की प्रभात, भंवरा गुंजन करता, पुष्प के मध्य से निकलता, लेना चाहता एक वादा अगली प्रभात का। वाह। पुष्प के मध्य से निकलना, लेना चाहता एक वादा अगली प्रभात का। पुष्प अकुलित विचलित, कहती प्रेमी मत जा। वाह वाह। अगले अगले क्षण का क्या पता कब हो जाए हिमपात, कब हिमराज हवाओं में छुपा हुआ। हिमराज मैंने हमने यमराज की जगह हिमराज लिख दिया हिमराज है। का सही बात है। वही कब हिमराज है इस समय। हिमराज हवाओं में छुपा हुआ आ जाए इस बगिया में, नष्ट हो जाए मेरा जीवन, जीवन का जीवन रस जो तू चाहता पीना पिलाना, प्रेमी मत जा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। इस सांझ और भोर के बीच फंसकर छोड़ ना देना प्रेम का नियम, कैसे ले लूं वादा कैसे दे दूं वादा, अगले वर्ष मैं कहाँ, अगले वाह वर्ष मैं कहाँ, मेरे बीज से उपजेगा कोई और जो ना होगा बिल्कुल मेरे जैसा, कैसे दे दूं वादा प्रेमी मत जा। क्यों डरता प्रभात से, क्यों डरता हिमपात से, रह जा मेरे ही भीतर, साथ करेंगे ये जीवन अंत, मत जा प्रेमी मत जा। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। किसने सोचा था कि आप बर्फ की और उसकी ऐसे उपमा देखिए और उसको प्रेमी का रूप दे देंगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, क्योंकि आनंद आया। फूल फूल नहीं चाहता है कि उसका प्रेमी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है, और सही बात है कि उसको ना उसको पता कि उसका क्या होगा, ना उसको पता कि वो कहाँ होगा। और बहुत ही सुंदर और अभिव्यक्ति। और फूल के बहाने से देखिए व्यक्ति के अपने जीवन में भी हर क्षण जो है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। हर क्षण को बिल्कुल आदमी को यही सोच के जीना चाहिए कि अगला कब होगा क्या होगा, सेम तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही नहीं कह रही होगा। हैं। स्त्री बिल्कुल और पुरुष की भी प्रेम की भावनाएं सदैव सेम नहीं रहती, नहीं सदैव। रहती, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। समय के साथ, भावनाओं के साथ, परिस्थितियों के साथ हर चीज में बदलाव आता है, और बदलाव ही, परिवर्तन ही निरंतर होते रहना चाहिए, उसी से विकास होता है। बिल्कुल सही जी। कह रही हैं आप। एक मैंने कविता लिखी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। वाह, बहुत सुंदर, सुनाइए। इस विषय पे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है लेकिन हर एक आदमी कुछ ना कुछ प्रयास करता है। बिल्कुल। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, धरा धरती तुम गर्भ रूप बन जीवन का आधार हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। सरिता सी तुम चंचल जीवन का अभिसार हो, त्रिगुणमयी प्रकृति बन यौवन का स्वप्न साकार हो, पुत्री बन जीवन में शीतल मंद बयार हो। पुत्रियां होती हैं तो घर में बहुत ही शीतल वातावरण होता है, बिल्कुल। ये तो निश्चित है। बिल्कुल सही कह रही हैं पुत्री आप। पुत्री बन जीवन में शीतल मंद बयार हो, दुर्गम जीवन पथ में सीता सी या हर मन में राधा सी विराजमान हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बताओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमने ही तो सहा है अपना और मेरा दुख, तुमने ही तो सहा है अपना और मेरा दुख, तुमने ही समझाया सपना सा ही है ये दुख, सुख दुख के बीच अंतर है कितना कम,
होता नहीं जीवन में कुछ भी ज्यादा और कम, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इस परिवर्तित जीवन का आधार भी तुम हो, इस बहते जीवन का सार भी तुम हो। एक संध्या सी श्यामा, मधुर गीत सी राधा भी तुम हो। इतने रूप तुम्हारे किंतु माता सी माता भी तुम ही हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, हाँ तुम केवल श्रद्धा हो। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। नारी के गुणगान जितने किए जाए उतने कम है। लेकिन सही आपने कहा कि नारी केवल श्रद्धा है, जो मानते हैं वही मानते हैं और जो नहीं मानते वो नहीं मानते हैं। श्रद्धा की ही बात है, बिल्कुल सही कह रही अब कुछ कह नहीं सकते ना कौन क्या कर रहा है। हैं। नहीं सही है, जिसकी जितनी इच्छा है, जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसे कर रहा है। तो हाँ जी। बिल्कुल। तो आप एक अपनी में एक कविता और सुना दीजिए बड़े शौक से, फिर एक, मैं आपको तो अच्छा सुनने के लिए इतना मन है कि पूरा दिन भी निकल जाए आपके साथ तो नहीं भी नहीं, कम है। ये तो पर आपका कहने का एक अच्छा हाँ, तरीका है। ये तो आपका तो कहने का एक अच्छा तरीका है। नहीं तो सुनाइए, एक और सुनाइए आप। एक मैं छोटी सी सुनाती हूँ, माँ की रसोई। जी जी। सबको माँ का विशेष स्थान है। मैं सुन रही हूँ लगातार से सभी लोगों ने अपने काव्य संग्रह में एक दो या कई बार 10-12 भी माँ के ऊपर कविताएं लिखी हैं। बिल्कुल। हम लोग हिंदुस्तान में रह के बड़े हुए हैं और लखनऊ में जैसे भी है, हम 6 भाई बहन थे तो माँ के ऊपर काम तो होता ही है। तो मैंने उस पर लिखा है, माँ की रसोई। बालपन में सुबह आंख खुली तो अंगीठी में जलने वाली समिधा। मैंने लकड़ियों की जगह समिधा लिखी है क्योंकि अब बड़े होने पर वो लकड़ी कहना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा नहीं था। लगता, सही सही कह रही हैं आप। अंगीठी में जलने वाली संधा संपूर्ण घर को सुगंधित करती रही। वाह। वो बहुत 50 साल पुरानी बात हो गई, 60 साल पुरानी। तो संपूर्ण घर को सुगंधित करती रही। बटलोई कांसे की वाली कढ़ाई की मध्यम आवाजें। जो कांसे के बर्तन होते हैं उनमें इतनी आवाज नहीं होती है कि वो उनकी बहुत थमी हुई भारी आवाज होती है। जी जी। बटलोई कांसे वाली कढ़ाई की मध्यम आवाजें, फिर घी में भुना गया दलिया, फिर घी में भुना गया दलिया और दाल के अधन के उफन जाने की सुगंध। जो वाह। अंगीठी में दाल का उफान हो जाता था और वो जल जल जाता जल था, जाती वो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलग सुगंध है, वो यहाँ कभी नहीं आ सकती। नहीं आ फिर सकती, बिल्कुल। फिर जब रसोई में पहुंचे तो फिर प्यार से पटा सरकाते हुए, पटा चौकी और पटा पे बैठते थे, पटे पर बैठते थे, फिर प्यार से पटा सरकाते हुए पास बुलाकर बैठने को कहना, प्यार से दलिया परोसना, उस पर गर्म दूध मिलाकर देना और देखना कैसा हो रहा है हम लोग का चेहरा। हमारा पूर्ण अवलोकन। माँ हर एक बच्चे को ऊपर से नीचे तक देख लेती है, सब ठीक है, नजर से ही वो पूरा परीक्षण कर लेती है। उधर 7 बजे सुबह स्कूल जाने की जल्दी में गरम गरम खाना, जल्दी जल्दी भागना। तब ये सब नहीं था। माँ को रोज गाल पर प्यार करना और कहना, आई लव यू, निरंतर ये जताने के लिए, माँ हम तुम्हें प्यार करते हैं। आज मेरी रसोई में माँ का दिया प्यार ही सब रस घोलता है। आज मेरी रसोई में माँ का दिया प्यार ही सब रस घोलता है। उनके प्यार की सुगंध मुझ में से आती है। वाह बाल सुबह माँ खुले तो माँ की रसोई याद आती है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। आपने तो माँ की रसोई के मजे चखवा दिए सबको, क्या बढ़िया स्वाद मुंह में अब आ गया सबके। थोड़े से अक्षरों में ही लिखना है क्योंकि लिखते चले जाएं तो खैर कई पन्ने भर जाएंगे माँ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है मेरा समय अब हो गया है और जी जी। आपने मुझे बड़े समय पे बहुत ही खूबसूरत उस पे छोड़ा है, माँ के स्वाद से आपने अपनी कविता का पाठ का अंत किया। बहुत ही खूबसूरत कविता पाठ रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए, अवसर देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आयोजक हैं उन लोग को भी मेरा बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी। ज्योति जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भुवनेश्वरी जी। अब मन